अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा बायो का लेक्चर है वेरिएशंस एंड एवोल्यूशंस। वेरिएशंस की डेफिनेशन भी हम पहले पढ़ चुके हैं और एवोल्यूशन की अब हम देखेंगे। वेरिएशंस क्या हैं? बेसिकली चेंजेस आ जाना, ठीक है। यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो करैक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होती हैं उनके दरमियान में जो चेंजेस आ जाती हैं उनको हम वेरिएशंस कहते हैं। और एवोल्यूशन क्या है कि टाइम गुजरने के साथ साथ एक ऑर्गेनिजम्स की करैक्टरिस्टिक्स में क्या चेंजेस आ जाती हैं उनको हम एवोल्यूशन कहते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी स्टडीड दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस वेरिएशन इन द नेक्स्ट जनरेशन। यानी कि हम पिछले चैप्टर्स में ये पढ़ चुके हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो वेरिएशंस का काज करता है नेक्स्ट जनरेशन में। नो टू इंडिविजुअल्स रिजल्टिंग फ्राम सेपरेट फर्टिलाइजेशंस आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। यानी कि दो ऑर्गेनिजम्स ऐसे जिनमें फर्टिलाइजेशंस अलग-अलग हो वो कभी भी दोनों आइडेंटिकल सेम जैसे एक जैसे नहीं हो सकते। द मेन सोर्सेज ऑफ वेरिएशन, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द मेन सोर्स ऑफ वेरिएशन इन सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशंस। तो ये हमारे पास जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट हैं। द जेनेटिक रिकम्बिनेशन प्रोड्यूस थ्रू क्रॉसिंग ओवर। अब हमने पढ़ा था जो मियोसिस का प्रोसेस 9th क्लास में, उसमें जो क्रॉसिंग ओवर हो रही थी, जो सेगमेंट ऑफ डीएनए क्रोमोसोम्स का छोटा सा पार्ट एक्सचेंज होता है, उसके दौरान भी क्रॉसिंग ओवर जो हो रही है उसके दौरान भी जो वेरिएशंस आ जाती हैं। रिजल्ट्स इन गैमेट्स विद वेरिएशन, गैमेट्स में वेरिएशन आ जाएंगी। म्यूटेशंस चेंज इन डीएनए, म्यूटेशंस का होता है कि डीएनए में चेंज आ जाना, आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वेरिएशन। इसकी वजह से भी वेरिएशन आ सकती है। म्यूटेशंस आल्सो हैपन ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन थ्रू मियोसिस, जब गैमेट्स फॉर्मेशन हो रही होती है मियोसिस के प्रोसेस से देन भी वेरिएशन आ सकती है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन वन ऑफ द मिलियंस ऑफ स्पर्म्स कंबाइन विद अ सिंगल एग, जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो मिलियंस की तादाद में जो स्पर्म्स हैं वो सिंगल एग के साथ फर्टिलाइज होने की कोशिश करते हैं। द चांस इन्वॉल्व इन दिस कम्बिनेशन आल्सो एक्ट एज सोर्स ऑफ वेरिएशन। तो ये जो चांस है कि कौन सा स्पर्म जो है वो एग के साथ फर्टिलाइज होगा, क्यों? क्योंकि एक एग और एक स्पर्म ने ही फर्टिलाइज होना है जिसने ज़ाइगोट बनाना है, तो वहाँ पे भी सोर्स ऑफ वेरिएशंस मौजूद हैं कि कौन सा स्पर्म जो है वो ज़्यादा फिट है या नेचर जो उसको सिलेक्ट करती है तो वो किस तरह से आगे कंबाइन होगा, वो भी वेरिएशन का एक सबब बनता है। जीन फ्लो, जीन फ्लो क्या है? मूवमेंट ऑफ जीन्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वेरिएशन। यानी कि जो जीन्स की मूवमेंट होती है, यानी कि फ़र्ज़ करें लोगों की जो पॉपुलेशंस, इंटायर पॉपुलेशंस चेंज हो जाती हैं, एक जगह से उठ के वो दूसरी जगह पर चले गए तो उनके साथ उनके जीन्स भी मूव कर गए, तो जीन्स फ्लो की वक्त जो है वो भी वेरिएशन का काज बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिसकॉन्टीन्यूस एंड कॉन्टीन्यूस वेरिएशन। अब वेरिएशन की दो टाइप्स हैं, डिसकॉन्टीन्यूस एंड कॉन्टीन्यूस। द इनहेरिटेबल वेरिएशंस आर ऑफ टू टाइप्स, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स वेरिएशंस जो हैं वो इनहेरिटेबल हैं, उनकी दो टाइप्स हैं, डिसकॉन्टीन्यूस एंड कॉन्टीन्यूस। डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशन शो डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स, द फिनोटाइप ऑफ सच वेरिएशन कैन नॉट बी मेजर्ड। इनकी जो फिनोटाइप्स हैं उनको हम मेजर नहीं कर सकते। द इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन आइदर हैव डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स विच कैन बी ईजिली डिस्टिंग्विश्ड फ्राम ईच अदर। जो इंडिविजुअल्स की फिनोटाइप है जो हमें वो नज़र आ रहे हैं उनको हम ईजीली एक दूसरे से अलहदा कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप्स आर गुड एग्जाम्पल ऑफ सच वेरिएशन, जैसे कि ब्लड ग्रुप हमारे पास 4 हैं, ए बी और ओ। In a human population, an individual has one of the 4 distinct phenotypes blood group and cannot have in between. अब ऐसा नहीं हो सकता कि इनके दरमियान में जो यानी कि मिक्स ब्लड ग्रुप हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता कि ए ओ हो जाए या बी ओ हो जाए, नहीं, जिसमें ब्लड ग्रुप होगा डिस्टिंक्ट होगा, वाज़ेह होगा, ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है या ओ है। डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशन आर कंट्रोल्ड बाय अलील ऑफ अ सिंगल जीन पेयर, यानी कि एक सिंगल जीन पेयर से डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशन को कंट्रोल किया जा सकता है। द इन्वायरमेंट हैज़ लिटिल इफेक्ट ऑन दिस टाइप ऑफ वेरिएशन, और इन्वायरमेंट का, माहौल का इस टाइप की वेरिएशन पे बहुत थोड़ा सा इफेक्ट होता है। इन कॉन्टीन्यूस वेरिएशन, अब यहाँ से दूसरा टर्म स्टार्ट हो रहा है, द फिनोटाइप्स शो अ कंप्लीट रेंज ऑफ मेजरमेंट फ्रॉम वन एक्सट्रीम्स टू द अदर। इसमें यानी कि मेजरमेंट की कंप्लीटली हम मेजरमेंट कर सकते हैं, हाइट, वेट, फिट, साइज, इंटेलिजेंस एटसेट्रा। यानी कि हाइट, एक लड़के की हाइट दूसरे से कितनी बड़ी है, एक का वेट दूसरे से कितना बड़ा है, ठीक हो गया, इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्टीन्यूस वेरिएशंस। इन एवरी ह्यूमन पॉपुलेशंस द इंडिविजुअल्स हैव अ रेंज ऑफ हाइट्स फ्रॉम वेरी स्मॉल टू टॉल। नो पॉपुलेशन कैन शो ओनली 2 or 3 डिस्टिंक्ट हाइट, यानी कि कोई भी पॉपुलेशन एग्जैक्ट
हाइट शो नहीं करती कि इसकी जो हाइट है फ़र्ज़ करें कि 5 फीट ही होगी और जो दूसरी पॉपुलेशन है उसकी हाइट जो है वो 6 फीट ही होगी, ऐसा नहीं है। कॉन्टीन्यूस वेरिएशंस आर कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन्स एंड आर ऑफ्टन इफेक्टेड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ये बहुत सारे जीन्स के मिलकर इसको कंट्रोल करते हैं और इन्वायरमेंट का भी इसके ऊपर इफेक्ट मौजूद होता है। अब नेक्स्ट है वेरिएशन लीड्स टू एवोल्यूशन, यानी कि एवोल्यूशन के साथ साथ एवोल्यूशन होते होते किस तरह से वेरिएशंस काज हो जाती हैं। जैसे देखें ये डायग्राम दिखाई गई है, ये चिंपैंजी जिनको हम बिन मानस या बड़े बंदर बोलते हैं, ये उसकी एक डायग्राम है। आमतौर पर थ्योरीज़ ये कहती हैं, पुराने ज़माने में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये थ्योरीज़ दी कि इंसान जो है वो बना है बेसिकली बंदर के अंदर, यानी कि जो बड़े चिंपैंजीज़ थे उनमें चेंजेस आ गए और एवोल्यूशन करते 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 जो था वो उससे इंसान बन गए। तो थ्योरीज़ हैं सारी की सारी, ठीक है। ऐसे ही कुछ थ्योरीज साइंटिस्ट ने ये दी कि इंसान जो है उसकी टेल होती थी जैसे बंदर की टेल है, तो एवोल्यूशन के दौरान इंसान की जो टेल थी वो भी ख़त्म हो गई। और ऐसे ही मुख्तलिफ और थ्योरीज़ हैं कि जो स्नेक हैं इनके फीट, इनके पाँव होते थे, तो एवोल्यूशन के दौरान इन्होंने वो सब लॉस्ट कर दिए। तो ये मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं, ठीक हो गया। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन इज़ द चेंज इन द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन और स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवर द कोर्स ऑफ जनरेशंस, यानी कि एक जनरेशन जब चेंज हो जाती है उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन डेवलप होती है तो उस दौरान एक स्पीशीज़ में कितनी चेंजेस आती हैं वो उसको एवोल्यूशन बोलते हैं। ये एवोल्यूशन की डेफिनेशन भी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। द एवोल्यूशनरी चेंजेस आर ऑलवेज इनहेरिटेबल, ये चेंजेस वही होंगी जो इनहेरिटेबल, जो कि नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो सकें। द चेंजेस इन एन इंडिविजुअल आर नॉट कंसीडर्ड एज एवोल्यूशन, जो चेंजेस हैं उनको हम एवोल्यूशन कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज एवोल्यूशन रेफर्स टू पॉपुलेशन एंड नॉट टू इंडिविजुअल्स। अब देखें, फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि जी एक करैक्टरिस्टिक स्पेसिफिक फैमिली से स्पेसिफिक आगे उनके यानी कि चाइल्ड्स में या उनकी जो ऑफस्प्रिंग है उनमें डेवलप हुई, तो उनको हम एवोल्यूशन नहीं कहेंगे। एवोल्यूशन हम उसको कहेंगे जो ओवरऑल द पॉपुलेशन में चेंजेस आएगी। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इंक्लूड्स 2 मेजर प्रोसेसेस। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो मेजर प्रोसेसेस 2 हो सकते हैं, अल्टरेशंस इन जेनेटिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ओवर टाइम, यानी कि उनकी जो जेनेटिक करैक्टरिस्टिक्स हैं, ट्रेड्स हैं, उनमें टाइम गुजरने के साथ चेंजेस आ जाएँ। क्रिएशंस ऑफ न्यू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल टाइप, यानी कि सिंगल टाइप से कोई नई क्रिएशंस, नए टाइप्स के ऑर्गेनिज्म बन जाएँ, यानी कि जो मियोसिस का प्रोसेस क्रॉसिंग ओवर का हो रहा है, वेरिएशन के दौरान हो सकता है कोई नई टाइप्स के जीन्स डेवलप होकर वो नई टाइप्स की ट्रेड्स को शो कर दें। द स्टडी ऑफ एवोल्यूशन डिटरमाइंस द एंसेस्ट्री एंड रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि एवोल्यूशन की स्टडी करने से हमें यह पता चल सकता है कि एंसेस्ट्री, अबाव अजदाद हमारे या मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के अबाव अजदाद कौन से थे और उनका क्या रिलेशनशिप था आपस में। द एंटी एवोल्यूशन आइडिया सपोर्ट दैट ऑल लिविंग थिंग्स हैड बीन क्रिएटेड इन देयर करंट फॉर्म ओनली अ फ्यू थाउजेंड ईयर एगो। अब जो एंटी एवोल्यूशन आइडियाज़ थे उन्होंने ये कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अब मौजूद हैं वो यानी कि कुछ हज़ारों, कुछ यानी कि फ्यू थाउजेंड, कुछ हज़ार सालों से पहले जैसे थे, कुछ हज़ार साल पहले ही वैसे ही यानी कि वो दोबारा अब वो बनना शुरू हो गए। इट इज़ नॉन एज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, इसको थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन कहा गया। बट द साइंटिफिक वर्क इन 18th सेंचुरी लीड्स टू द आइडिया दैट लिविंग थिंग्स माइट चेंज एज वेल। लेकिन 18th सेंचुरी में जब साइंटिस्ट ने स्टडी की तो उन्होंने कहा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें आहिस्ता से चेंजेस आ रही हैं और वो अपने पुराने यानी कि वक्त से नए वक्त की तरफ जब शिफ्ट हो रहे हैं, नए टाइम की तरफ जब वो आ रहे हैं तो उनकी बॉडीज़ में साथ साथ चेंजेस भी आती जा रही हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये साइड बॉक्स है, इसको देखते हैं। फ्रेंच बायोलॉजिस्ट सी डे बुफन, ये इसकी डेट ऑफ बर्थ थी और इसकी डेट ऑफ डेथ हो गई, वाज द फर्स्ट टू हिंट एट एवोल्यूशन, यानी कि जो पहला साइंटिस्ट था जिसने एवोल्यूशन के बारे में थोड़ी सी यानी कि हिंट दी कि एवोल्यूशन क्या होता है। हिज कंट्रीमैन J.D. लामार्क वाज द फर्स्ट टू प्रपोज ए मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। भी दूसरा साइंटिस्ट था J.D. लामार्क, इसने पहला मैकेनिज्म दिया है एवोल्यूशन के बारे में। लामार्क्स आइडियाज़ वर सून रिजेक्टेड ड्यू टू वेगनेस ऑफ द मैकेनिज्म ही प्रपोज, यानी कि उसके जो आइडियाज़ थे वो जल्दी रिजेक्टेड हो गए क्योंकि दूसरे साइंटिस्ट ने बाद में रिसर्च की और उन्होंने कहा कि ये ही प्रपोज यानी कि इसकी स्टडी को ज़्यादा कारआमद साबित नहीं माना गया। अब नेक्स्ट उसके बाद एवोल्यूशन के ऊपर जो स्टडी की तो ये एक साइंटिस्ट था चार्ल्स डार्विन।
1809 में यानी कि ये पैदा हुआ और 1882 में इसकी डेथ हो गई। ये यानी कि जो डायग्राम दी गई हैं सी डी बुफन और ये जे डेली लेमार्क। ये जो अब साइंटिस्ट है चार्ल्स डार्विन, इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बताता चलूँ। चार्ल्स डार्विन जो था बेसिकली एक यानी कि हम इसकी जब थोड़ा सा डिटेल ये देखते हैं तो ये एक हम ये कह लेते हैं कि यानी कि जब ये ड्यूरिंग स्टडी जब ये स्टडी कर रहा था तो जब इसने सेकंड ईयर का इम्तिहान पास किया तो इसके जो फादर थे वो थे फिजिशियन, हड्डियों को जिसको डॉक्टर बोलते हैं। तो इसके फादर की ये ख्वाहिश थी कि इसको डॉक्टर बनाया जाए। लेकिन अब देखें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको यानी कि हॉस्पिटल में जाके या वो ब्लड देख लें या ऑपरेट होता हुआ या किसी को चोट वगैरह लगी देख लें तो उनको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और वो चीज़ लोग ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो सेम इसी तरह का ही मामला जो था वो चार्ल्स डार्विन के साथ भी था। तो चार्ल्स डार्विन जो था वो यानी कि डॉक्टरी के पेशे के साथ इतना ज़्यादा यानी कि लगाव नहीं रखता था, ठीक है। तो इसके जो फादर थे अब वो बड़े डॉक्टर थे, फिजिशियन थे। तो उन्होंने क्या किया कि उनके कुछ दोस्त थे, ठीक है, तो वो यानी कि वर्ल्ड टूर पे जाने का सोच रहे थे। यानी कि पुराने ज़माने की बात है। तो वर्ल्ड टूर पे जब वो जाने लगे तो इन चार्ल्स डार्विन के फादर ने इसको चार्ल्स डार्विन को भी उनके साथ भेज दिया कि आप भी जाओ और वर्ल्ड टूर जो है वो उसको करके आओ। और इन जो मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, वो साइंटिस्ट थे, डॉक्टर्स थे बड़े बड़े, आप इनके साथ जाओ, चलें आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो वो जो लोग थे उन्होंने 5 साल का एक यानी कि चक्कर लगाना था। यहाँ पे हम इसको देखेंगे, जैसे कि ये देखें मिनिस्ट्री शिप है HMS बीगल उसका नाम था। शिप के ऊपर उन्होंने 5 साल का यानी कि चक्कर लगाना था, जिसके दौरान उन्होंने चार्ल्स डार्विन को भी साथ अपने ले गए, ठीक है। चार्ल्स डार्विन साथ उनके चला गया। अब वो जैसे ही जाते गए अब वो रुकते थे मुख्तलिफ जगह पे। जब वो रुक के अपना यानी कि रात गुजारने के लिए या सांस लेने के लिए जहाँ पे भी रुकते तो वहाँ पे चार्ल्स डार्विन ने क्या किया कि अपना थोड़ा सा ना साथ वर्क करता गया, यानी कि नोट्स बनाता गया कि इस जगह से मैंने ये देखा, इस जगह से मैंने ये सीखा, इस जगह से मैंने ये सीखा। तो वो साथ साथ ना नोट्स बनाता गया। तो जब वापस आने के बाद इसने मुसलसल यानी कि 23 ईयर्स उन नोट्स के ऊपर काम किया। जब इसने 23 साल के काम करने के बाद इसने फिर जो थ्योरी पेश की वो थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन की, ठीक हो गया। नेचुरल सिलेक्शन क्या थी? अब इसने थ्योरी यानी कि किन चीज़ पे की? इसने स्पेसिफिक टाइप की फिंचीज़, अब फिंचीज़ क्या होती हैं? चिड़िया की एक टाइप है, उसके ऊपर इसने थ्योरी रिसर्च की और इसने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी पेश की। अब नेचुरल सिलेक्शन क्या था कि जो नेचर है वो बेहतरीन चीज़ों को जिनके अंदर फिटेस्ट यानी कि अच्छे जीन्स और बेनिफिकल करेक्टरिस्टिक्स जो कि नेक्स्ट यानी कि जनरेशन में या फेवरेबल इन्वायरमेंट में उनको एक फिट तरीके से अच्छे तरीके से सरवाइव करने में हेल्पफुल हो सकती है, नेचर उन्हीं को ही सिलेक्ट करती है, ठीक हो गया। इसको हम देख लेते हैं। चार्ल्स डार्विन 1809-1802 प्रपोज दैट द मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इन 1838। इसने 1838 में ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का मैकेनिज्म पेश किया। इट वाज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसने इसको थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहा गया। डार्विन प्रपोज दिस थ्योरी आफ्टर हिज 5-year वोयेज ऑन द HMS बीगल। इसने यानी कि वो जो भी मैंने आपको वाकया बताया जहाज़ का पूरा एक टूर करने के बाद इसने ये थ्योरी पेश की। ही पब्लिश्ड अ बुक ऑन द रीजन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन 1859 में इसने ये बुक लिखी। डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सफिशिएंट एविडेंस। इसकी थ्योरी ज़्यादा देर तक नहीं चल सकी क्योंकि इसके पास जो इसने डाटा पेश किया था उनको डिफेंड करने के लिए इसके पास ज़्यादा सबूत मौजूद नहीं थे। मॉडर्न एवोल्यूशनरी थ्योरी बिगेन्स इन द लेट 1920 एंड अर्ली 1930। उसके बाद मॉडर्न थ्योरीज पेश की गई। सम साइंटिस्ट प्रूव दैट द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड मेंडेलियन जेनेटिक्स आर द सेम आइडियाज जस्ट एज डार्विन हैड प्रपोज्ड। और कुछ साइंटिस्ट का ये मानना भी है कि जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, जो मेंडेलियन जेनेटिक्स जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो सिर्फ आइडियाज़ ही थे। जैसे कि जिसने डार्विन ने अपना आइडिया पेश किया वैसे ही उन साइंटिस्ट ने भी अपने आइडिया पेश कर दिए। तो बेटा आज का लेक्चर हमारा यहीं तक का था। इसमें से अगर आप कुछ समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह।